चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए तो पी वी पावर 1.3 इज कांस्टेंट। आप देखिए पी वी इक्वल टू एनआरटी आप जानते ही हैं। इस पी को देखिए आप लिख सकते हैं एनआरटी बाई वी। टेम्परेचर का रिलेशन इसी से आएगा। तो इसको थोड़ा अगर आप रीअरेंज करें तो ये आप देखेंगे टी वी, ये नीचे वाला वी जब ऊपर जाएगा 0.3 आपको मिलेगा। टी वी पावर 0.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आप देखेंगे टी जो है बी पावर 0.3। तो अगर यहाँ पे आप इक्वेशन बना ले वन और टू को करके, सेकेंड टेम्परेचर बाई फर्स्ट टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, अगर ध्यान से पढ़ें। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपेंशन अगर करते हैं तो क्या होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इफ वॉल्यूम इंक्रीज, देखिए अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो देखिए टी टू देखिए, क्या टी टू की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि इनवर्स में रिलेशन है। और बच्चे टी टू अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये इंडिकेशन है कूलिंग का, टेम्परेचर कम हो रहे हैं। तो ये एक बात क्लियर हो गई कि आपके सेकंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि वी टू का इंक्रीज होना ये एक्सपेंशन है। सो देयर इज एक्सपेंशन एंड टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। फर्स्ट को देखते हैं। अब फर्स्ट में देखिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू टेम्परेचर देखिए अगर डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा यू का फार्मूला भी आप जानते हैं, सीबी डेल्टा टी। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेल्टा यू आप समझ सकते हैं कि डिक्रीज होगा, ये टर्म डिक्रीज होगा। और क्योंकि ये एक्सपेंशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन है एज पर क्वेश्चन। तो अगर एक्सपेंशन है तो इसमें वर्क तो देखिए पॉजिटिव होंगे, यानी कि डब्ल्यू वाली वैल्यू जो है प्लस में आएगी। लेकिन ये जो डेल्टा यू है डिक्रीज हो रहा है, सो दिस डेल्टा यू विल बी माइनस, मीन्स निगेटिव में आएंगे इसके वैल्यू। और वर्क पॉजिटिव है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वर्क विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, यानी वर्क जो है, जो हीट एब्सॉर्ब है और इंटरनल एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब और डेल्टा यू, ये दोनों मिलकर वर्क को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, गैस एक्सपेंड ऑन एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये एक्सपेंड गैस है, दैट्स वाई वर्क इज पॉजिटिव। तो बाई हीट एब्जॉर्बिंग दिस इज प्लस, और डेल्टा यू आपने देखा माइनस था, उसी की वजह से आपने लेफ्ट साइड में लाकर इसे प्लस कर दिया। तो वर्क बच्चे इस हीट एब्जॉर्ब और डेल्टा यू का जो डिक्रीज है, वही डिक्रीज इन डेल्टा यू वर्क में जा रहा है। तो ये बात भी आप ध्यान देंगे कि वर्क जो है डेल्टा यू और जो हीट एब्जॉर्ब है, डेल्टा यू का डिक्रीज वाला जो पार्ट है और हीट जो एब्जॉर्ब है उन्हीं से हो रहा है। थर्ड पार्ट देखिए, वर्क डन बाई सराउंडिंग निगेटिव। अब देखिए आपके क्वेश्चन में आपने देखा कि वर्क डन बाई द सिस्टम, सिस्टम ने जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही थी, पॉजिटिव वर्क किया है। तो सिस्टम अगर पॉजिटिव कर रहा है तो नेचुरली सराउंडिंग का निगेटिव ही होगा। गैस अगर एक्सपेंड हो रही है तो सराउंडिंग कंप्रेस होगा। तो ये थर्ड वाले पार्ट भी आपको यस करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है, सो इनकरेक्ट इज फोर्थ। क्लियर है बच्चे? सर, इसमें वर्क दोनों से हो रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के कम होने से और एब्जॉर्ब दोनों से। हाँ, वर्क आप यहीं से देखिए, ये जो है ना आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी से देखिए वर्क जो है कहाँ से मिल यस। रहा है। एक तो जो हीट आप दे रहे हैं, यहाँ से ही आ रहा है वर्क का पार्ट। और सेकंड जो ये डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी का जो डिक्रीज है और जो हीट है, ये दोनों मिलकर वर्क को करेंगे, वर्क में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। यस।
अब नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। सपोज यहाँ एक लेंस लीजिए एंड देयर इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2.4 मीन्स इसको आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 240 सेंटीमीटर पे। और इन्होंने कहा कि एक इमेज इसकी बन रही है, इट फॉर्म एन इमेज, इमेज इज फॉर्म एट 12 सेंटीमीटर। यहाँ कोई फिल्म है, उसी फिल्म पे इमेज बन रही है 12 पे। दिस इज द इमेज, ये ऑब्जेक्ट। अब इन्होंने कहा कि यहाँ एक स्लैब आपने 1 सेंटीमीटर का इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 सेंटीमीटर की ग्लास प्लेट। तो देखिए अगर आप ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये ग्लास प्लेट शिफ्ट प्रोड्यूस करता है। तो पहले आप क्या करें, दो काम करना है। पहले तो आप इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करिए, यू और वी दिए हुए हैं। सेकंड आप शिफ्ट कैलकुलेट करें, ये जो है ग्लास प्लेट की वजह से ये जो इमेज यहाँ बना है ये कितना शिफ्ट होगा। और इस शिफ्ट के बाद जो इसकी नई पोजीशन आएगी, उस नए वाले बी के लिए क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, एट व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट शिफ्टेड टू शार्प फोकस ऑन द फिल्म। ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कितना डिस्टर्ब करें, चेंज करें कि अगेन वहीं पे बने। चलिए दो पार्ट में करते हैं। पहले तो आप 1/f निकालिए, लेंस का फोकल लेंथ। तो v इज 1/12, u इज -240। तो इसका एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम लिया तो आपने ये 20 और +1, 27/240, 3 से कट कर दिया। सो दिस इज 9/80। तो 1/f आ गया, 9/80 बचे। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका अगर आप रेसिप्रोकल कर दें तो आपको फोकल लेंथ मिल गया 80/9। अब देखिए आप शिफ्ट निकालिए, कितना इसमें शिफ्ट होगा। मैं इधर कर देता हूँ। व्हाट इज द शिफ्ट। तो शिफ्ट का आपने फार्मूला एक पढ़ रखा है, T1 - 1/μ। टी इज द थिकनेस जो आपके क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर है, और म्यू की वैल्यू 1.5। इसको अगर सॉल्व करें, एलसीएम यहाँ ले लें ब्रैकेट में, 0.5/1.5, ये शिफ्ट आ गया बच्चे 1.3। यानी ये जो आपकी इमेज थी 12 पे, ये 12 से शिफ्ट हो जाएगी। अभी 12 से ये थोड़ी शिफ्ट हो जाएगी 1.3। लेकिन आप चाहते हैं कि इमेज वहीं बने, एज पर क्वेश्चन आप चाहते हैं कि इमेज वहीं पे बने। तो इसके लिए आप ये सोचिए, जो 12 पे था इमेज, तो ये 12 वाला इमेज में अगर आप 1/3 शिफ्ट करते हैं, तो अब सोचिए कि नई कहाँ पे, नई जो है कहाँ पे बनना चाहिए इमेज की पोजीशन, अगर आप सोचें। ध्यान दीजिए, ये जो शिफ्ट कर रहा है प्लेट, आपका ग्लास प्लेट, इसका शिफ्ट आपने देखा 1/3, और इनिशियली देखिए 12 पे है। तो अब आप ये चाहते हैं कि इसके प्रेजेंस में भी यहीं पे हो। तो आप ये सोचिए, ये यहाँ पे कब आएगा, जब आपका जो न्यू पोजीशन है इमेज का, जो पहली इमेज की पोजीशन थी -1/3, शिफ्ट सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आएगी तभी तो शिफ्ट के बाद वो 12 पे जाएंगे। तो आप सोचिए यहाँ से आपको 35/3 मिल रहा है बच्चे, कि ग्लास प्लेट की प्रेजेंस में अगर वो फिल्म एक्चुअल में 35/3 पे आएगी तो ये शिफ्ट होकर 12 पे जाकर इमेज बनेगा। तो आप इस B1 के लिए U1 कैलकुलेट करिए, और F आपने ऑलरेडी देख रखा है। सो लेट अस फाइंड U1। वही बेसिक फार्मूले को यूज करें। तो F आपने अभी देखा,
इसको आपने यहाँ पुट कर दिया। V1 इज गिवन, हम लोगों ने अभी देखा 35/3, और यहाँ से U1 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर आप U1 कैलकुलेट करें, 3/35 माइनस 9/18, और इसी को बच्चे आप सॉल्व कर दीजिए, यहीं से आपके आंसर आ जाए। यही प्रोसेस करने हैं आपको। तो ये हो गए 27, और 27 और 4, 31। इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहीं से आपके आंसर आ जाएंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेंगे, 5 एंड 11। सेवेंटी और फाइव प्रोसेस क्लियर है तो बता दीजिए। यस सर। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि एक रे इंसिडेंट हो रही है। ऐसा सोचिए, बाउंड्री एक बनाइए, ये XY एक्सिस ड्रॉ कर दें, और यहाँ एक रे को आप इंसिडेंट कर दें। सपोज ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है। ये आप Z एक्सिस इसी को मान लीजिए, ऊपर वाले +Z हो गए और नीचे -Z। ये आपके इंसिडेंस एंगल होते हैं, और इधर आपका रिफ्रैक्शन एंगल होता है नीचे की साइड पे। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे बना दीजिए। आपका क्वेश्चन इसी आर पे है बच्चे। यहाँ इंडेक्स μ1 क्वेश्चन में √2 है, और यहाँ इंडेक्स μ2, दिस इज गिवन √3। अब जरा याद करिए बच्चे, आई कैसे फाइंड करें। अगर यहाँ पे आपको कोई एक वेक्टर गिवन है ए, और इधर आपको इसका अगर जेड कंपोनेंट गिवन है, तो आप कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं। आपको फाइंड करना है बच्चे आर। तो देखिए आर आएगा कैसे, पहले तो स्लेंस लॉ लगाएंगे। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो μ1 इज गिवन √2, वी नीड आई, अभी आई हम लोग फाइंड करेंगे, √3 साइन आर। तो अगर आप इसमें साइन आई लिख देते हैं तो आपके आंसर आ जाएंगे आर के। सो आवर मेन पार्ट इज टू फाइंड साइन आई। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब देखिए बच्चे, आपने एंगल बिटवीन कंपोनेंट एंड वेक्टर पढ़ रखा है, कि सपोज आपके पास अगर कोई वेक्टर एक ए है, इस ए के 3 कंपोनेंट्स हैं, अगर AXI, AYJ, AZK, और अगर आपको AZ दिया, AZ और A के बीच एंगल फाइंड करना है, तो क्या हम जानते हैं ऐसा कोई रिलेशन AZ/A? याद करेंगे। तो AZ की वैल्यू बच्चों देखिए क्वेश्चन में 10 गिवन है, -10 है, नेगेटिव साइड पे जा रही है। और A कैसे लिखते हैं, ये AX², AX देखिए 6√3 है, तो 6√3 का अगर स्क्वायर कर दें 36 × 3। B देखिए 8√3 है, 64 × 3। और ये Z कंपोनेंट AZ 10 देख रहे हैं, तो ये 100। इसे देखिए अगर सॉल्व करते हैं, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 400 मिल रहा है। इसकी वैल्यू अगर निकालते हैं, ये फिर 1/2 आते हैं, दैट इज 60 डिग्री। इट मीन्स ये रे जो है 60 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। इसे इधर पुट कर दीजिए। तो √2/√3 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू बच्चे आप जानते ही हैं, √3/2 होता है। तो इसको √3/2 लिख दें अगर, तो √3 कैंसिल, आपको मिलेगा केवल 1/√2, जिसकी वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो ये आपके आंसर आ गए 45 डिग्री। क्लियर है बच्चे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं TIR पे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ इन्होंने ध्यान से अगर पढ़िए, ये कह रहे हैं थ्रू द फेस AC, यहाँ से जो रे बाहर जा रही है। अब देखिए, ये रे अंदर इधर आएंगे। यहाँ अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें, एज पर क्वेश्चन रे को ऐसा जाना है, सरफेस पे ये कह रहे हैं, जहां तक ये क्वेश्चन की बात है। देखिए, गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस AC ऑफ प्रिज्म। तो अब देखिए, ये तो तभी होते हैं जब ये वाले एंगल आपके क्रिटिकल एंगल होते हैं, और ये एंगल आप R1 मानते हैं। इस साइड पे जो एंगल है R1, या तो इसको हम एक अलग डायग्राम बना देते हैं।
थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ऐसा आप सोचिए कि आपके पास एक रे है, ये रे इंसिडेंट हो रही है, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रे इधर बेंड हो गए, यहाँ सेकंड नॉर्मल, और ये रे को ऐसा जाना है, दिस एंगल इज गिवन 90, दिस इज ए। अब बच्चे ये 90 तभी होता है जब ये एंगल सी होगा क्रिटिकल एंगल, ये आप जानते हैं अपनी इंफॉर्मेशन से। तो आपको बच्चे इसी यस। थीटा पे क्वेश्चन मार्क है। तो पहले बच्चों आप याद करिए कि आपने देख रखा है ए इज इक्वल टू, प्रिज्म के केस में R1 + R2 होते हैं। तो यहाँ से देखिए, आप अगर R2 को C लिख दें, सो वी कैन राइट A - C। ये आपने R1 वाला एंगल फाइंड किया। जहाँ तक बच्चे C की बात है, आपने क्रिटिकल एंगल पढ़ा होगा, साइन C की वैल्यू 1/μ होती है। अब बच्चे ये फर्स्ट वाले सरफेस पे आप अप्लाई करिए sin I/sin R। फर्स्ट सरफेस पे अगर यहाँ पे sin I/sin R अप्लाई कर दें, तो आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे। बाहर तो मीडियम 1 है, इसका 1 हो जाएगा इंडेक्स। तो μ1 sin θ इजकल टू μ2 sin R1। तो ये आपका थीटा पे ही क्वेश्चन मार्क है, μ2 इज म्यू। और R1 को देखिए क्या लिखेंगे, R1 यहाँ पे आपने ये देख लिया, R1 को लिखिए A - C। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन, और ए, ए को तो ए ही रखिए, और साइन सी देखिए यहाँ से लिख सकते हैं आप, दिस इज साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ। तो ये तो बच्चे एग्जैक्ट आ गई इक्वल वाली सिचुएशन, बट आपके ऑप्शन देखिए इक्वल किसी में नहीं है, ग्रेटर और स्मॉलर दिया हुआ है। तो इसका डिसीजन हम कैसे करें, इसका डिसीजन देखिए ऐसे करिए कि अगर ये जो सी वाले एंगल हैं जिसे आप R2 लिखते हैं, तो देखिए अगर ये R2 की वैल्यू सी से बड़ी होगी, सी से बड़ी करेंगे तब ये TIR होगा, और इक्वल करेंगे तो सरफेस पे जाएगा। तो अगर R2 की वैल्यू देखिए सी से बड़ी होती है, तो R1 यहीं से सोचिए क्या होगा। R1 देखिए क्या है, R1 इज A - R2। तो अगर R2 की वैल्यू आप बड़ी करते हैं, R2 की वैल्यू अगर लार्ज हो रही है, तो यहीं से सोचिए कि R1 स्मॉल होंगे पर्टिकुलर एंगल से। और R1 देखिए अगर स्मॉल है, तो ये R1 और ये थीटा डायरेक्ट कनेक्टेड है, बस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू R1। तो अगर R1 की वैल्यू देखिए छोटी होगी तो थीटा भी छोटे होंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स यहाँ जो आप एंगल थीटा निकालेंगे ये इससे छोटा होना चाहिए, दिस शुड बी लेस देन साइन इनवर्स μ sin A - sin 1/, ये आपका आंसर। क्लियर है बच्चे स्टेप? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वाइब्रेशनल मोड बच्चे, देखिए सीवी आपको याद होगा, सीवी का जनरल फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम R/2। तो देखिए अगर गैस में 3 ट्रांसलेशनल फ्रीडम होते हैं, और गैस के अंदर 3 रोटेशनल होते हैं, और अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया जाए कि सपोज वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम F है क्वेश्चन में, तो F दिया नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F जो है वाइब्रेशन की फ्रीडम है, तो एक वाइब्रेशन के अंदर 2 फ्रीडम होती है। तो देखिए ये 2F वाइब्रेशन का फ्रीडम हो गया R/2, क्योंकि वाइब्रेशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी होते हैं। तो ईच वाइब्रेशन हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए इधर ऊपर आप कॉमन ले लीजिए 2, 2 कॉमन ले लें तो नीचे वाले ये 2 से कैंसिल हो गए, P+F R/2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये CV की वैल्यू आपने ये देख लिया। अब देखिए गामा आपको अगर लिखना है तो गामा क्या होता है, CP/CV, और CP क्या होते हैं, CV+R। तो अब ये आपने ऊपर CV लिख ही लिया है, तो इसी को ऊपर लिख देते हैं, 3R+FR+R अपॉन, नीचे तो यही लिखिए 3+F × R। तो ऊपर की साइड पे R और R देख रहे हैं ऐड होके ये 4R बन रहे हैं, 4R।
तो इसको बल्कि आर कॉमन ले ले तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। आर इसको अगर आप कॉमन यस। ले लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल हम लोग कर भी देते हैं, तो वी आर गेटिंग 4 + f × r अपॉन 3 + f × r। ये कैंसिल कर दिया बच्चे। तो ये आपका जनरल रिलेशन है और एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखिए, इसी की हेल्प से आप आंसर पे जाइए। डिग्री ऑफ, आपको क्या चाहिए था, आपको फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करना है ना। तो ये गामा आ हम्म। गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको देखिए एफ निकालना है। तो एफ कैसे आएंगे, 3 गामा प्लस, इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने गामा एफ इक्वल टू 4 + f। तो एफ वालों को लेफ्ट में ले आइए और कॉमन लीजिए, और 3 को उधर ले जाते हैं राइट साइड पे और इसे कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इज 4 - 3 गामा। सो एफ इज 4 - 3 गामा अपॉन गामा -1। ठीक है बच्चे, ये आपका थर्ड ऑप्शन है। स्टेप क्लियर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्टिकल फाइबर का है। इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर एक कंडीशन दे रखा है यहाँ पे कि ये जो रे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री। अब ये थोड़े से अंदर आकर बेंड होते हैं नॉर्मल की साइड पे। तो यहाँ पे ये सेकंड एंगल आपको क्वेश्चन में दे रखा है θ2। तो ऐसा आप सोचिए, सेकंड एंगल इज गिवन θ2। क्वेश्चन अगर आप देखें, ऐसा सोचिए, ये यहाँ गया, इधर जाकर इसकी टक्कर होगी। और ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा 20 माइक्रोमीटर, ये हाइट, ये एंगल थीटा। तो देखिए कह रहे हैं कितने रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर चला जाएगा। तो आप देखिए, वन रिफ्लेक्शन की डिस्टेंस मान लीजिए x, और टोटल लेंथ आपको 2 मीटर दे रखा है, टोटल लेंथ 2 मीटर है। तो एक रिफ्लेक्शन में जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको टोटल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएंगे। तो आपको एक्चुअल में जो नंबर ऑफ स्टेप है वो L/x से मिलेंगे। बस आप x फाइंड करिए। तो x को फाइंड करने के लिए हमें ये थीटा चाहिए। तो थीटा देखिए यहाँ पे sin i/sin r से करिए। ये इंसिडेंस एंगल 40 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं sin 40। बाहर तो मीडियम 1 है, इधर अंदर का इंडेक्स क्वेश्चन में देख लें। क्वेश्चन में देखिए अंदर का इंडेक्स दे रखा 1.31। सो दिस इज म्यू इंटू साइन थीटा। तो sin 40 देखिए क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 0.64 म्यू। म्यू क्वेश्चन में आपको दे दिया इन्होंने 1.31 साइन थीटा। तो यहाँ इसको आप डिवाइड कर दें अगर, तो इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू आप बताएंगे कितना होगा। इसको अगर आप डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दीजिए अगर 6 इसको, तो कितना आएगा अप्रॉक्स में, क्योंकि उसी से आपको थीटा मिलेगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 0.5। तो ये लगभग 0.49 आ रहा है, 0.49 के आसपास। तो हम लोग इसको लगभग 30 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि ये लगभग 0.5 ही है। तो आप ये समझ गए कि ये एंगल 30 आ गया। अब आपको ये बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर तो नोन है। तो आप देखिए tan 30 लगाइए, tan 30 हो जाएंगे परपेंडिकुलर 20 माइक्रो/x। तो tan 30 की वैल्यू √3 1 आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आपने देखिए x निकाल लिया, 20 √3 माइक्रो में है ये। अब इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो कितने रिफ्लेक्शन है आ जाएगा। एल की वैल्यू क्वेश्चन में 2 मीटर है,
और ये 20√3 माइक्रो है बच्चे, तो 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। तो इसी को आप अगर सॉल्व कर दें तो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल ही हो रहे हैं, और ये 10⁻5 ऊपर चले गए /√3। इसको बल्कि आप 10/√3 करिए, और 10⁻4। अब देखिए √3 की वैल्यू 1.7 अप्रॉक्स जानते ही हैं आप। अब वही सोच लीजिए, या तो इसको 100/17 मान लीजिए, कैलकुलेशन आपको और इजी होगा। तो 100 से अगर अप्रॉक्स देखिए, 17 होता है ना, 17 क्या होता है, 102। यानी कि आंसर थोड़ा सा कम आएगा ना 6 से। तो 6 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन अगर सोचिए, तो हम लोग इसमें 5.7 मान सकते हैं। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 57,000। क्लियर है स्टेप? यस। यस नो बताएं बच्चे। यस सर, क्लियर। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। देखिए ऑप्टिकल पाथ एक वर्ड है, तो ऑप्टिकल पाथ का क्या आप जानते हैं फार्मूला? ऑप्टिकल पाथ किसे कहते हैं, और ऑप्टिकल पाथ मीडियम में क्या होता है? तो ऑप्टिकल पाथ, जैसे ऊपर तो देखिए वैक्यूम है और इधर ग्लास है, तो ग्लास के अंदर वैक्यूम में तो सिंपल वही लेंगे, लेकिन ऑप्टिकल पाथ किसी मीडियम में कैसे निकालते हैं? उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एक्चुअल डिस्टेंस को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। क्वेश्चन में देखिए आपसे एओ प्लस ओबी पूछा जा रहा है, पहले तो ये समझेंगे आप। आपसे पूछा गया ऑप्टिकल पाथ, इसमें एओ तो देखिए वैक्यूम में है और ओबी ग्लास में है, तो आपको ग्लास पे ये ऊपर वाले फार्मूले अप्लाई करने होंगे। तो चलिए ए ओ, ए से ओ वाली लेंथ देखिए कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, हमने जैसे कहा कि ओबी जो है ग्लास के अंदर है, तो यहाँ पे जब ऑप्टिकल पाथ निकालेंगे तो ग्लास का एयर इक्वलेंट, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे ओबी का ऑप्टिकल पाथ, इसको मैंने ऑप्टिकल पाथ यहाँ लिख देते हैं, ओबी का डैश बना देते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी एओ प्लस म्यू मल्टीप्लाई ओबी। ग्लास में जो लेंथ ओबी है उसका म्यू टाइम्स हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। तो इसका इंडेक्स पहले म्यू मानते हैं। अब चलिए जरा इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, अगर ये 60 डिग्री है, तो आप ये सोचिए कि ये नीचे वाले एंगल कितने हो जाएंगे, 30 डिग्री हो जाएंगे। तो अगर आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है बच्चे और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो आप साइन थीटा जानते हैं, तो क्या आप लिख पाएंगे कि ए ओ जो कि हाइपोटेनस है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन sin 30? ऐसे ही बच्चे नीचे वाले ट्रायंगल को देखिए, तो ओ बी जो है हाइपोटेनस है और इसका बेस बी है, तो बेस आ गया, यानी इसमें cos थीटा लिखना चाहिए। आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे b/cos 30, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से। तो sin 30 की वैल्यू बच्चे 1/2 होते हैं, और म्यू अभी फाइंड कर लेंगे। cos 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है, √3/2। अब देखिए यहाँ पे sin i/sin r अप्लाई करिए, तो बाहर की तरफ म्यू का फार्मूला देखिए क्या होता है, sin i/sin r। तो साइन आई की वैल्यू देखिए sin 30 होंगे √3/2, सॉरी 60, और ये 2 कैंसिल हो गए, तो म्यू की वैल्यू आपने देखा √3। इसी को इधर पुट कर दीजिए, यही आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर बच्चे, फोर्थ ऑप्शन। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहे हैं कोलिजन हो रहे हैं इन इलास्टिक। तो देखिए इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दोनों कंबाइंड हो जाती है। ये एक्स मोमेंटम से जा रहा है, ये वाई मोमेंटम से। अब इन इलास्टिक में ये क्लब होकर एक ही मोमेंटम से जाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं बच्चे, सभी कोलिजन में वैलिड है। तो डायरेक्शन का ध्यान देते हुए पी एक्स माइनस पी वाई इजिकल टू पी लिखेंगे।
और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में आपने देखा था कि एच बाई लैम्डा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए एच बाई लैम्डा। अब इसी एच को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लें। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एच कैंसिल कर दिया कॉमन लेकर, तो यहाँ लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा एक्स वाई, इसी का रेसिप्रोकल करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है स्टेप? यस। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है, वो इनिशियली रेस्ट है। तो मान लीजिए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, चार्ज पार्टिकल, वो इनिशियली रेस्ट पे है। अब आपने यहाँ फील्ड लगा दिया। सपोज आपने यहाँ जब फील्ड लगा दिया, फील्ड किधर भी मान लीजिए, आप जिधर फील्ड लगाएंगे उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये एक्सलरेट हो जाएगा, इस पे फोर्स आएंगे। तो एक्सलरेट होंगे तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, इसके मोमेंटम बढ़ेंगे। क्वेश्चन यही है कि इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली। तो देखिए लैम्डा आप पढ़ते हैं एच बाई पी, और पी लिखते हैं एम इंटू वी। और क्योंकि यहाँ फोर्स है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे u प्लस ए टी आफ्टर टी सेकेंड। और देखिए ए को क्या लिखें, फोर्स बाय मास। ए को आप फोर्स बाय मास जानते ही हैं लिखना। तो यहाँ से आपने देखा एच अपॉन ई ई टी। बट आपको क्वेश्चन में टाइम के साथ रेट पूछा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करिए, तो डी बाई डी टी टी पावर -1। और टी पावर -1 को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये माइनस हो जाते हैं और पावर एक और डिक्रीज हो जाता है। यही इसका आंसर है बच्चे। दिस विल बी योर रिजल्ट। क्लियर है आपको? यस। यस। सो आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गए। ठीक है, अब मीटिंग एंड हम लोग तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, अच्छा, ओके, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा।